ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स को लेकर बात करें तो जेंडर वाइज परसेंटेज कुछ इस तरीके से है, जिसमें पुरुष 66% हैं तो वहीं महिलाएं 44% हैं, यानी कि महिलाएं भी इसमें कुछ खास पीछे नहीं है। महिलाओं के द्वारा भी इन ऑनलाइन गेम्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट मनी इसमें जो है इन्वेस्ट की जाती है, डायरेक्ट पैसे जो हैं इन गेम्स में लगाए जाते हैं। और ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट को लेकर बात करें जिसमें टॉप 3 कंपनियां हैं। चीन को लेकर बात करें करीब 70 करोड़, भारत में करीब 59 करोड़, अमेरिका में करीब 21 करोड़। तो ये आंकड़े आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़े आंकड़े हैं। चीन और भारत टॉप 2 कंट्री में से एक। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए ITV नेटवर्क के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में। और सर, जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को लेकर बात करें, लंबे समय से विरोध देखने को मिल रहा था और उन माताओं पिताओं को भी हमने देखे, उनके आंसुओं को भी देखा जिनकी सालों की गाढ़ी कमाई थी, बचत की हुई कमाई थी, जिन्हें पल भर में उनके बच्चों ने गंवा दिया। तो ऐसे में क्या सरकार ने इस पर अब रुख लिया? तो लेकिन क्या सर आपको लग रहा है ठीक कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विरोध होता हुआ भी नजर आ रहा है? जी हाँ, जिन्होंने सपने देखे थे, ऊंचे सपने देखे थे, उनका विरोध करना बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर आप किसी की आदत लगा देते हैं, 1 रुपए, मात्र 1 रुपए में अगर आपको 50 रुपए मिल रहे हैं तो आप सोचते हैं कि भाई 50 गुना राशि यहां मिल रही है, तो मैं अगर 50 रुपए 49 रुपए लगाऊंगा तो मेरे पता नहीं कितने पैसे बन जाएंगे। वो सारा खेल, अब जैसा कि आपने शुरू में कहा कि गेम इज ओवर, खेल खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह थी कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर और आतंकवाद में फाइनेंस करने तक के मामले आए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला खड़ा हो गया था। इससे गंभीर मसला कोई हो नहीं सकता। और अगर आप देखें तो काफी लोगों ने आत्महत्याएं की और ये सबसे बड़ी घटनाएं, 32 घटनाएं इस तरह की कर्नाटक में देखने को मिली। और इसी तरह से अगर आप तमिलनाडु में भी 4-5 ऐसे मामले आए। अब देखिए, वहां पर इसका राजनीतिकरण होना बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे कि आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि ये लोग अब कोर्ट जाने वाले हैं और सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले हैं कि वो गैर संवैधानिक है। अब आप ये देखिए ना कि आप तो खुद विरोध कर रहे थे। कर्नाटक ने सबसे पहले विरोध किया, सिद्धरमैया साहब की सरकार है वहां पर, कांग्रेस की, और वहां पर DMK की तमिलनाडु में सरकार है स्टालिन की। अब आपने तो विरोध किया और जब आप ही के समर्थन में, या ये कहिए जैसा आप चाहते थे वैसा ही केंद्र सरकार ने किया और उससे भी कड़ा कदम उठाया, एक विधेयक लेकर आए आनन फानन में, जिसे कहते हैं, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। अब कंपनियां कह रही थी हमें तो समय नहीं मिला। अब आप, जब आपके मतलब की बातें थी तो फिर आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? इस बात के लिए कि राज्य का मामला है, ये अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार के आता ही नहीं है। तो ये बड़ी बेतुकी सी ये बातें हैं। मेरे ख्याल से ये राजनीतिकरण किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया, इससे निश्चित तौर पर एक ये मील का पत्थर साबित होगा ये विधेयक। लेकिन इसका जो विरोध है, जिस तरह से कुछ ड्रीम 11 से लेकर तमाम कंपनियों के कोर्ट में जाने की बात थी, ड्रीम 11 बैकफुट पर आ गया, पीछे हट गया, लेकिन और कंपनियां अभी भी उसमें अड़ी हुई हैं। लेकिन जो कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार का कोर्ट में जाने की जो उन्होंने पहल की है कि हम अगले कुछ दिनों में उसकी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाएंगे और इस विधेयक को खारिज करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि ये पूरा मामला बड़ा अजीबोगरीब लगता है, जब ये कानून बन चुका है, जब संसद से ये पास हो चुका है, पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है, तो अपने आप में पूर्ण रूप से कानून है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जाना, क्या आपको लगता है कि कोई हल इसका निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि बस यहां इनका जो मेन कहना है, 2-3 बातें हैं जिस पर ये पूरा ध्यान दिला रही हैं, खासकर जो कंपनियां हैं। उनका कहना है कि जब हमें 2021 में जो है इसको गेम ऑफ स्किल का नाम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने एक रिसर्च किया, उसमें बड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें सामने आई कि 1967 में 1967 में, जब आज की जनरेशन पैदा भी नहीं हुई थी, और उस दौर में गेम ऑफ रमी चलता था और ये मामला जो है सत्यनारायण वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में मामला आया था। तब हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि ये गेम ऑफ स्किल है, रमी को गेम ऑफ स्किल कहा था। इसी तरह से KR लक्ष्मण तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु 1976 का जो केस था, उसमें भी ऐसा ही कुछ कहा गया था। फिर पंजाब हाईकोर्ट, मनोज, जिस तरीके से आप ये पूरे एग्जांपल दे रहे हैं, इसे माना जाए साफ तौर पर कि लंबे समय से चलती आ रही एक लड़ाई है। इस बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। विराग जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। विराग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे कानून को लेकर, जिस तरीके से अब ये कानून बन चुका है पूरी तरीके से, यानी कि अब ऑनलाइन गेमिंग या यूं कहे कि ऑनलाइन सट्टा लगवाना प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बातें
निकलकर सामने आ रही, किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से चुनौती अब इस फैसले को दी जा सकती है, विराग जी? देखिए, देश में शायद ये एक ऐसा कानून पहली बार है जिस कानून की प्रस्तावना और उद्देश्य में ही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से भारत में आतंक पोषण, भारत में गैर कानूनी गतिविधियां, बच्चों को दिक्कतें, टैक्स चोरी और ये सारी बातें हो रही हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो कहर है वो नोटबंदी के बाद और कोरोना के बाद फैला है देश में, तो पिछले 8 सालों में सरकार ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि अभी तक सरकार ने 2 काम किए थे। पहला कि इसको गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, जिस क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया गया। और दूसरी बात, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में चेंज करके और इन कंपनियों को इंटरमीडिएट का दर्जा देकर सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई थी। वो सारी बातें खत्म करके अब एक नया वर्गीकरण किया गया है। लेकिन इस नए वर्गीकरण के बावजूद भी जो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग है उनमें अभी भी पैसे का लेन देन जारी रहेगा पर्दे के पीछे से। अब 3 बातें आती हैं महत्वपूर्ण, जहां पर इस कानून में कोई कदम नहीं उठाया। पहली बात कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो माइनर हैं वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको कोई भी गेम खेलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि विदेशी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से जो टैक्स चोरी हो रही है उसको वसूलने के लिए क्या किया जाएगा। तीसरी बात, देश के कई राज्यों में इस बारे में कानून है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार ये राज्यों का विषय है सट्टेबाजी, लॉटरी और जुए से संबंधित बारे में कानून बनाने, टैक्स वसूलना। तो राज्यों के साथ परामर्श क्यों नहीं किया गया है? तो मुझे लग रहा है, अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं और लगभग 2.5 अरब करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का भी मामला पूरा चल रहा है। तो अब सरकार ने वहां पर बोला है कि हमको जवाब देने के लिए, एडिशनल एफिडेविट फाइल करने के लिए समय दे दिया जाना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि हड़बड़ी में, आपाधापी में इस कानून को लाने से नुकसान ज्यादा ना हो जाए, कि ऐसा ना हो कि ऑनलाइन गेमिंग को कानूनी मान्यता मिल जाए और मर्ज वाली चीज खत्म नहीं हो और देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान हो, टैक्स चोरी की हम